एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि महाभारत को कंपोज होने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं। तो क्या हमें महाभारत की कोई एक प्रॉपर बुक मिली है जिसको 1000 सालों तक लिखा जाता रहा? तो हमें महाभारत की ऐसी कोई बुक नहीं मिलती है। हमें क्या मिलता है? हमें कुछ वर्सेस लिखे हुए मिल जाते हैं, यानी कि श्लोक लिखे हुए मिल जाते हैं। हमें छोटी छोटी मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट से। तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, इन सभी पार्ट को मिलाकर महाभारत की एक बुक तैयार करते हैं जिसे हमने बोला क्रिटिकल एडिशन, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। अब ये जो प्रोजेक्ट था महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने का, ये 1919 में शुरू होता है, ठीक है। किसकी लीडरशिप में? इंडियन संस्कृतिस्ट वी.एस. सुकथांकर की लीडरशिप में। अब इनकी लीडरशिप में बहुत सारे स्कॉलर्स काम कर रहे थे और उन सभी ने मिलकर जो है वो महाभारत के इस क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करने का टास्क शुरू किया, ठीक है। अब इस टास्क में एग्जैक्टली क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, यानी कि जब हम क्रिटिकल एडिशन को तैयार कर रहे हैं तो हमें किस किस चीज़ को इन्वॉल्व करना है उसमें। तो शुरुआत में इसमें सिर्फ एक चीज़ इन्वॉल्व थी। क्या चीज़ इन्वॉल्व थी? कि जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट है महाभारत की, जो कि बहुत सारी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। अब यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट अलग है और स्क्रिप्ट अलग है। मैन्युस्क्रिप्ट का तो सीधा सा मतलब है जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से लिखी जाएगी। जैसे स्क्रिप्ट का अगर एग्जाम्पल हम लें तो जो देवनागरी है वो एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। देवनागरी में कौन सी लैंग्वेज लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से देवनागरी है एक स्क्रिप्ट, एक रोमन स्क्रिप्ट होती है। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था खारोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं जिनमें ये संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट से मिली हैं हमें, ठीक है। अब जो टीम इस एडिशन को तैयार करने का काम कर रही थी उसने एक मेथड का यूज़ किया। कौन सा मेथड? जो हर एक मैन्युस्क्रिप्ट से उन्हें जो भी वर्सेस मिले हैं ना, उनको आपस में उन्होंने कंपेयर करने का काम किया है। जैसे एक मैन्युस्क्रिप्ट ये मिली, दूसरी ये मिली, इस पर कुछ लिखा हुआ है वर्सेस, राइट, तीसरी ये मिली, तो इसके वर्सेस इनको आपस में कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करके उन्होंने अल्टीमेटली उन वर्सेस को सिलेक्ट किया जो कि ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट में कॉमन थे। यानी कि एक मैन्युस्क्रिप्ट में जो वर्स हमें देखने को मिल रहा है उसी तरीके का हमें दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट में भी देखने को मिला, उसी तरीके से तीसरी मैन्युस्क्रिप्ट में भी देखने को मिला। तो जो भी कॉमन थे ना, उन्हें उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और उन्हीं कॉमन वर्सेस को उन्होंने अलग अलग वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। यानी कि महाभारत की कोई एक प्रॉपर बुक नहीं आई, पतली पतली सी बहुत सारे पार्ट आए महाभारत के। जैसे हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री है ना, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ये तीनों एक ही बुक में नहीं है। उसी तरह से महाभारत की भी अलग अलग वॉल्यूम्स पब्लिश की गई और इन सभी वॉल्यूम्स में 13,000 पेजेस हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितने साल लगते हैं? 47 ईयर्स। समझ लो इतना टाइम लग जाता है इसे तैयार करते करते। तो जब ये काम चल रहा था क्रिटिकल एडिशन तैयार करने का, तो दो चीज़ें हमें इससे समझ में आती हैं। पहली चीज़ कौन सी थी कि जो पूरे सब कॉन्टिनेंट से जो भी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है ना हमें, तो जो महाभारत है वो उसके संस्कृत वर्जन्स भी हमें मिले हैं, क्योंकि महाभारत को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया था एंशिएंट टाइम में। जैसे कि बंगाली लैंग्वेज, जैसे कि तमिल लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें जो संस्कृत वर्जन्स मिले हैं ना महाभारत के, उनमें बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स थे, ठीक है। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट से मिली हैं। नॉर्थ में कश्मीर और नेपाल से लेकर साउथ में केरला और तमिलनाडु तक। जैसे अगर हम इसको मैप में देखें ना, तो यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पर है नेपाल। यहाँ से लेकर साउथ में तमिलनाडु और केरला तक हमें क्या मिल रहे हैं? बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं महाभारत में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो महाभारत है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही नहीं लिखी गई है, सिर्फ उसी जगह के लोग नहीं जानते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वही लोग जानते हैं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में महाभारत के बारे में सभी लोग जानते थे, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात जो हमें समझ में आती है इस प्रोजेक्ट को करते करते। दूसरी बात क्या थी कि कॉमन एलिमेंट के साथ साथ हमें बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। रीजनल वेरिएशन जैसे कि वही फिर से मैप में आ जाओ,
जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर महाभारत को अलग तरह से लिखा गया है, अलग तरह से उसको पढ़ा जाता है, लैंग्वेज भी हो सकता है कुछ दूसरी रही हो। यहीं हम यहाँ पर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर भी महाभारत में जो कैरेक्टर वगैरह होते हैं ना, उनके नाम अलग कर दिए गए हों, चेंज कर दिए गए हों, लैंग्वेज दूसरी हो, अलग तरह से महाभारत को बोला जाता हो। साउथ इंडिया की बात करूँ तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो अलग अलग रीजन वाइज ना अलग अलग डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं महाभारत में। तो पहली चीज हमने क्या देखी कि कॉमन एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिले हैं, उसके साथ ही साथ रीजनल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, अब ये जो रीजनल वेरिएशंस थी ना, इनको ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल एडिशन में छोड़ दिया गया था, इनको भी डॉक्यूमेंट किया गया है। कहाँ पर डॉक्यूमेंट किया गया है? जो हमारा मेन टेक्स्ट है क्रिटिकल एडिशन का, उसके फुटनोट्स में और उसके अपेंडिसेस में। फुटनोट मतलब होता है जो पेज होता है ना हमारा, उसके सबसे लास्ट में जो लिखा जाता है छोटा छोटा, जैसे आपने बुक में भी देखा होगा जब रीडिंग की होगी तो जो कुछ अगर बात लिखी होती है तो उसके ऊपर इस तरीके से 1 या 2 इस तरीके से नंबर बना दिए जाते हैं और उन्हीं नंबर को नीचे एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि ये चीज़ क्या है, कहाँ से आई है। ठीक है, तो वो तो फुटनोट हो गए। एंड जो अपेंडिसेस होती हैं, अपेंडिक्स होती है, वो मेन टेक्स्ट के या मेन बुक के सबसे लास्ट में बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें हमारी बुक के बारे में और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इन वेरिएशंस को इन्हीं फुटनोट्स में और इन्हीं अपेंडिसेस में डाला गया है मेन टेक्स्ट के। अब ये जो वेरिएशंस है ना, ये कितने पेजेस को कवर करती हैं? तो जो हमारे टोटल 30,000 पेजेस हैं, उनके मोर देन हाफ, यानी कि उनके आधे से ज़्यादा, तो लगभग 6500 से भी ज़्यादा पेजेस सिर्फ इन वेरिएशंस को ही कवर करते हैं। ठीक है, अब जैसे इस फोटो को देखो, ये जो है वो क्रिटिकल एडिशन के एक पेज का एक छोटा सा सेक्शन है। यहाँ पर जो है वो मेन श्लोक दिखाया गया है, और ये जो नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये क्या है? ये जो अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिली थी ना, उनमें जो भी वेरिएशंस थे उनको लिस्ट करता है, सारे वेरिएशंस को ये शो करता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरह से ये वेरिएशंस हमें जो अर्ली और जो लेटर सोशल हिस्ट्रीज थी, यानी कि 600 BCE से 600 CE के बीच के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो सोशल हिस्ट्रीज थी वो जिस तरह से शेप होती हैं, उसमें कुछ प्रोसेस होंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करते थे। उन्हीं कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को रिफ्लेक्ट करती हैं ये जो रीजनल वेरिएशंस थे अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट में। ठीक है, बट ये वेरिएशन किस तरह से रिफ्लेक्ट करते थे? थ्रू डायलॉग्स। किसके बीच में डायलॉग एस्टैब्लिश हो रहे हैं? जो डोमिनेंट ट्रेडिशन हुआ करते थे एंड जो रेजिलिएंट लोकल आइडियाज और जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। डोमिनेंट ट्रेडिशन मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह पर जो ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा प्रिवेल करता होगा, सब लोग उसी ट्रेडिशन को ज़्यादा मानते होंगे, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ लोकल आइडियाज़ हैं जो रेजिलिएंट हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो लोकल आइडियाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, है ना, कि अगर इन्हें नहीं माना तो तुमने बहुत बड़ा अपमान कर दिया हमारा, फलाना फलाना, इस तरीके से कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ हमारे ट्रेडिशंस खड़े हो जाते हैं एंड एक तरफ कौन आ जाते हैं? जो लोकल आइडियाज़ हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, तो वही सारी चीज़ें रीजनल वेरिएशन हमें दिखाते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि ये जो डायलॉग्स हैं इनमें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है, कि ट्रेडिशन और लोकल आइडियाज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे एक ट्रेडिशन बोलता है कि अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं करनी, लेकिन लोकल आइडियाज़ में कोई पर्सन क्या करता है? अपने गोत्र के अंदर ही शादी कर लेता है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही शो करते हैं ये, इनमें कंसेंसस भी दिखाई देता है। कंसेंसस यानी कि सबकी सहमति, यानी कि जो ट्रेडिशन कह रहा है वही सब लोग भी मान रहे हैं। ठीक है, बट इन सभी प्रोसेसेस को हमने कैसे समझा? तो हमने समझा जो संस्कृत में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं। अब जो संस्कृत में टेक्स्ट लिखे गए हैं वो ब्राह्मण्स ने ही लिखे हैं और ब्राह्मण्स के लिए ही लिखे हैं। ठीक है, ब्राह्मण्स ने सबके लिए नहीं लिखे हैं, वो सिर्फ अपने लिए लिखे हैं। ठीक है, तो उन टेक्स्ट को हमने पढ़ा, हमने जाना कि सोसाइटी में क्या क्या चल रहा था उस टाइम पीरियड पर। तो जब ये जो संस्कृत टेक्स्ट थे इनको पढ़ना शुरू किया गया था ना, तो सोशल हिस्ट्री को जानने का इंटरेस्ट एकदम बढ़ने लगा था हिस्टोरियंस का। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो 19th और 20th सेंचुरी में शुरू होने लगा। तो हिस्टोरियंस ने स्टार्टिंग में क्या किया ना, कि इन सभी टेक्स्ट को उनकी फेस वैल्यू से जज कर लिया, यानी कि वो ये मानते थे, फेस वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी इन टेक्स्ट में लिखा हुआ है वही एग्जैक्टली उस टाइम पीरियड पर सोसाइटी में प्रिवेल करता था, वही चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी। बट क्या ऐसा है?
ऐसा नहीं था, क्योंकि लोग रूल्स को तोड़ते भी थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बुक में अगर कुछ लिखा है तो सोसाइटी उसको प्रैक्टिस करती ही होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे स्कॉलर्स को अपनी गलती पता चलने लगी। उन्होंने जब अदर ट्रेडिशंस की स्टडी की, है ना, पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज में जो भी वर्क्स थे, यानी कि जो भी बुक्स उन्हें मिली हैं, उनको उन्होंने स्टडी किया। तो उन स्टडीज से उन्हें पता चला कि ये जो नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट हैं, नॉर्मेटिव मतलब जिनमें नॉर्म्स वगैरह लिखे हुए हैं, यानी कि रूल्स लिखे हुए हैं कि किसी इंसान को किस तरह से बिहेव करना है, क्या होना चाहिए सोसाइटी में, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो संस्कृत टेक्स्ट थे ना, ये हम एज अ होल देखें तो ये अथॉरिटेटिव थे। अथॉरिटेटिव यानी कि सब लोगों को इन टेक्स्ट में जो लिखा है वो मानना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो भी लिखा होता था उनको क्वेश्चन किया जाता था, यानी कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे आप हमें रीज़न दें, ठीक है। हम क्यों माने आपकी बातें, हम क्यों माने ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई ये जो टेक्स्ट हैं इनकी बातें हम क्यों माने, ठीक है। और कभी कभी ये जो नॉर्म्स होते थे ना, इनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। तो हमें यही बात अपने दिमाग में रखकर चलनी है कि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो हमेशा फॉलो नहीं किया जाता था। लोग उन्हें रिजेक्ट भी कर देते थे, क्वेश्चनिंग भी करते थे, नहीं मानते थे कुछ लोग रूल्स और कुछ लोग मानते भी थे, ठीक है। तो ये सब तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं वो सोशल हिस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और सोशल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। ये कोई डेट्स नहीं है कि किसी मेथड का यूज़ करके हमने एक डेट निकाल ली और आसानी से उसको हमने हिस्ट्री में डाल दिया। ये सोशल हिस्ट्री है, यानी कि लोगों के बारे में जानने की बातें हैं ये, और लोगों के बारे में जानना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है वो हमें ये दिखाता है कि एक ही एपिक यानी कि महाभारत को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से लिखा गया, और इसी से हमें समझ आता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा एक जैसी नहीं थी, बल्कि हमेशा डायनामिक रही है। यानी कि एक टाइम पीरियड पर ये जो सोसाइटी थी वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो ये सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एक जैसी नहीं रहेगी हर टाइम पीरियड पर। लेकिन अगर हम प्लेस के अकॉर्डिंग बात करें तो जो एक जगह पर जिस तरीके से सोसाइटी है वहीं हम दूसरी जगह चले जाते हैं, मान लो ये महाराष्ट्र की बात हो रही है और ये जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, तो यहाँ की सोसाइटी अलग होगी और यहाँ की सोसाइटी अलग होगी। ये डायनामिक है हमारी सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये सब हमें किस चीज़ से पता चला है, ये जो भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह मिली हैं उससे पता चला है। तो ये थी आज की वीडियो, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, ठीक है। आई होप सो कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, बट अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट पे ज़रूर बताना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो को फिर एंड कर देते हैं, एंड चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।